अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की बायोलॉजी की न्यू बुक स्टार्ट की हुई है। हमने इससे पहले चैप्टर का एक लेक्चर देख लिया है। उस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि बायोलॉजी क्या होती है और उसके बाद हमने ये देखा कि जो बायोलॉजी है उसको हम 3 मेजर फील्ड्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। और उसके बाद हमने बायोलॉजी की कुछ सब फील्ड्स या फिर ब्रांचेस भी देख ली। यहाँ पे हमारे पास दूसरा लेक्चर है बायोलॉजी के ऊपर। हमने अब ये देखना है कि जो बायोलॉजी है ये बाकी साइंसेज के साथ किस तरह से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। यहाँ पे हमारे पास सेक्शन 1.2 है, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। हमने यहाँ पे बायोलॉजी का दूसरी साइंसेज के साथ रिलेशनशिप देखना है। बायोलॉजी इज़ क्लोजली लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंसेज। अब जो बायोलॉजी है ये दूसरी जो नेचुरल साइंसेज हैं, जो कुदरती साइंसेज हैं, उनके साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड है, उनके साथ इसका काफ़ी गहरा ताल्लुक है। सच एज केमिस्ट्री, जैसे कि केमिस्ट्री है। हम यहाँ पे देखेंगे कि केमिस्ट्री जो है उसके साथ इसका क्या ताल्लुक है। जब आप बायो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो केमिस्ट्री है, जो फिजिक्स है, इनके साथ इसका काफ़ी गहरा ताल्लुक है और बाकी भी काफ़ी साइंसेज हैं जिनके साथ इसका ताल्लुक है। ये जैसे जैसे आप इस सब्जेक्ट को आगे पढ़ते जाएंगे तो ये बात मज़ीद क्लियर होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, केमिस्ट्री हमारे पास इसके साथ इसका ताल्लुक है, फिजिक्स के साथ इसका ताल्लुक है, एंड अर्थ साइंसेज और जो ज़मीन की साइंसेज हैं जहाँ पे हम ज़मीन के बारे में पढ़ते हैं उनके साथ भी इसका काफ़ी गहरा ताल्लुक है। These connections help us understand। अब देखिए, ये जो कनेक्शंस हैं बायोलॉजी के इन साइंसेज के साथ कनेक्शंस, ये हमारी मदद करते हैं कि हम समझें लाइफ प्रोसेसेस, जो ज़िंदगी के प्रोसेस हैं, जो ज़िंदगी के काम हैं, उनको हम समझें। एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस, और जो माहौल के अंदर इंटरेक्शंस होते हैं, जो माहौल के अंदर जानदार रहते हैं वो आपस में किस तरह से रहते हैं, वो माहौल के साथ किस तरह से रहते हैं, ये चीज़ें समझें हम। एंड द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जो जानदार हैं उनकी पेचीदगियों को हम समझें। ठीक है, जो जानदार हैं उनकी अगर पेचीदगियों को हमने समझना है तो सिर्फ बायोलॉजी काफ़ी नहीं है, उसके साथ बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमें आने चाहिए, जैसे कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और बाकी अर्थ साइंसेज हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द फॉलोइंग आर ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हाउ बायोलॉजी इज़ कनेक्टेड विद अदर साइंसेज। नीचे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे ये बताया हुआ है कि जो बायोलॉजी है ये किस तरह से बाकी साइंसेज के साथ कनेक्टेड है। पहले हमारे पास जो एग्जांपल है वो है बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो बायोलॉजी है वो केमिस्ट्री के साथ किस तरह से लिंक करती है। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस। अब देखें, जो बायोकेमिस्ट्री है ये स्टडी है स्ट्रक्चर की और रिएक्शंस की। इसके अंदर हम स्ट्रक्चर और रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। किस चीज़ के रिएक्शंस? डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस के। मुख्तलिफ कीमियाई अशिया होती हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं जिनके हम रिएक्शंस को और उनकी जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम स्टडी करते हैं। कहाँ पे वो मौजूद होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस? प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम्स। जो जानदार होते हैं, जो जानदारों के निज़ाम होते हैं, यानी कि इंसानी जिस्म के अंदर जो बाकी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो केमिकल्स मौजूद होते हैं, जो केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं, उनके हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और उसके बाद उनके जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं। तो इसके लिए फिर हमें केमिस्ट्री यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं, उनके स्ट्रक्चर्स और उनके रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए हम केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर हम ये काम करते हैं। तो अगर जानदारों के अंदर आपने केमिकल्स को स्टडी करना है तो वहाँ पर भी आपको केमिस्ट्री यूज़ करनी पड़ेगी। तो जब आप जानदारों के अंदर केमिकल्स को स्टडी करते हैं तो क्योंकि जानदार आ गए, जानदारों की वजह से बायोलॉजी इन्वॉल्व हो गई, केमिकल्स की वजह से केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो गई, तो आप इसको फिर बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के जो केमिकल रिएक्शंस हैं, फोटोसिंथेसिस पौधों के अंदर होती है जहाँ पे वो अपनी खुराक बनाते हैं इस अमल के ज़रिए। एंड रेस्पिरेशन आर एग्जांपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये बायोकेमिस्ट्री के एग्जांपल्स हैं। देखिए, जो फोटोसिंथेसिस है और जो रेस्पिरेशन है ये बायोकेमिस्ट्री के एग्जांपल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे आप केमिकल्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, इन दोनों अवामिल के बारे में या इन दोनों कामों के बारे में या इन दोनों प्रोसेसेस के बारे में आगे इस सब्जेक्ट के अंदर डिटेल में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इतना काफ़ी है इसके लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है हमारी बायोलॉजी के बाकी साइंसेस के साथ रिलेशन की, वो है बायोफिजिक्स। यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो बायोलॉजी है वो किस तरह से फिजिक्स के साथ रिलेट करती है। अब जो बायोफिजिक्स है इसके बारे में लिखा हुआ है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। अब ये फिज़िक्स के उन असूलों के साथ या उन असूलों की स्टडी के साथ डील करती है बायोफिज़िक्स, विच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जो कि ज़िंदगी के जो प्रोसेसेस हैं, जो ज़िंदगी के अवामिल हैं, ज़िंदगी के जो काम हैं, उनके ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे इन बायोफिज़िक्स के अंदर हम क्या करते हैं? वी स्टडी द रूल्स। हम उन असूलों को पढ़ते हैं जो कि हैं ऑफ लिवर, जो कि लीवर के असूल हैं,
एंड मोशन, और हरकत के असूल हैं जो कि हम यूजुअली फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर अंडरस्टैंडिंग दी फंक्शन ऑफ मसल्स, जो मसल्स हैं उनके काम को समझने के लिए, बोन्स, हड्डियों के काम को समझने के लिए, एंड जॉइंट्स, और जो जोड़ होते हैं उनके काम को समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि मिसाल के तौर पे बायोफिज़िक्स के अंदर हम मसल्स, हड्डियों और जोड़ों के जो फंक्शन है, जो उनके काम है, उनको समझने के लिए हम लीवर और जो मोशन है उसके असूलों को हम पढ़ते हैं, जो कि फ़िज़िक्स के अंदर होते हैं आमतौर पे, ठीक है। ये असूल फ़िज़िक्स के हैं, बायो को समझने के लिए भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए फिर इसको हम कहते हैं बायोफिज़िक्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट यूज़ मैथमेटिकल मॉडल्स। अब जो साइंसदान होते हैं वो मैथमेटिकल मॉडल्स को इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर। अब देखें, क्योंकि इसका नाम है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, तो इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसके अंदर कंप्यूटेशंस होंगी, यानी कि इसके अंदर कैलकुलेशंस होंगी, मैथमेटिकल काम होगा इसके अंदर। एल्गोरिदम्स होते हैं, यानी कुछ फिक्स स्टेप वाले प्रोसेस होते हैं, जिनके स्टेप्स फिक्स होते हैं, उनके नतीजे में फिर आपको कुछ रिजल्ट मिलता है। एल्गोरिदम्स होते हैं ये, इन एल्गोरिदम्स कहते हैं इन फिक्स स्टेप वाले प्रोसेसेस को। एंड कंप्यूटर सिमुलेशंस, और उसके बाद आप कंप्यूटर सिमुलेशंस को इस्तेमाल करते हैं। देखें, सिमुलेशन का मतलब है ऐसा काम जो कि हकीकत में ना हो रहा हो लेकिन वो हकीकत को जाहिर करे, ठीक है, इसको हम सिमुलेशन कहते हैं। कंप्यूटर के ऊपर सिमुलेशंस इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। सिमुलेशन को आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर कोई काम रियल लाइफ में हो रहा होता है, ठीक है, रियल लाइफ में हो सकता है, लेकिन जब आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस वक्त वो रियल लाइफ के अंदर नहीं हो रहा, आप उसको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि है तो वो मसनूई काम, आर्टिफिशियल है, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है वो रियल काम के जैसा ही मिलता है, ठीक है, इसको हम सिमुलेशन कहते हैं। टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स, बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो हैं उनको समझने के लिए, ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम्स को समझने के लिए, एंड रिलेशनशिप्स, और जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर रिलेशनशिप्स होते हैं उनको समझने के लिए जो साइंसदान होते हैं वो मैथमेटिकल मॉडल्स को इस्तेमाल करते हैं, एल्गोरिदम्स को इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जो कंप्यूटर सिमुलेशंस होती हैं इनको इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, इसको हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डेटा, इसके अंदर बायोलॉजिकल डेटा का तज्जिया शामिल है, ठीक है। अब जो हमारे पास कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, इसके अंदर हम तज्जिया करते हैं डेटा का, जो कि बायोलॉजिकल डेटा होता है, जो कि हमें जानदारों से मिलता है, सच एज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन ए प्रोटीन। मिसाल के तौर पे एक प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं इनकी क्या तरतीब है, क्या इनका सीक्वेंस है, ठीक है। इस तरह का हमारे पास जो बायोलॉजिकल डेटा होता है इसको हम एनालाइज करते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चौथे नंबर के ऊपर है बायो जियोग्राफी। यहाँ पे हमने अब ये देखना है कि जो जियोग्राफी है, जो जोग्राफिया है, उसके साथ बायोलॉजी का क्या रिलेशन है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखें, ये डील करती है स्टडी के साथ कि किस तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जानदार हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, वो डिस्ट्रीब्यूट हुए पड़े हैं। डिस्ट्रीब्यूट होना जानदारों का, इसका मतलब ये है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर किस तरह से जानदार तकसीम किए हुए हैं, कि कहाँ पे कौन सा जानदार मौजूद है, कितनी मिकदार के अंदर मौजूद है, ठीक, इस चीज़ को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के मुख्तलिफ जोग्राफियाई इलाकों के अंदर जो जानदार हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए पड़े हैं, इस चीज़ को स्टडी करना बायो जियोग्राफी कहलाता है, ठीक है। The influence of climate change on the distribution of organisms is also studied in biogeography. बायोजियोग्राफी के अंदर आप जानदारों की तकसीम के ऊपर जो क्लाइमेट चेंज का इन्फ्लुएंस है, जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है, उसको भी आप स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बायो स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे बायोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स, इन दोनों को आप मिला के पढ़ते हैं, या इन दोनों का इकट्ठा यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, इसलिए आप इसको कहते हैं बायो स्टैटिस्टिक्स। इट डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स के जो असूल होते हैं उनके साथ डील करती है बायो स्टैटिस्टिक्स। टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि जानदारों से रिलेटेड डेटा होता है उसको एनालाइज करे, उसका तज्जिया करे, या उसका तज्जिया करने के लिए और उसको जाहिर करने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए, ताकि उसको हम समझ सकें। बायो स्टैटिस्टिक्स प्लेज अ क्रूशल रोल इन बायोलॉजिकल रिसर्च। अब जो बायोस्टैटिस्टिक्स है, ये बायोलॉजिकल जो रिसर्च है उसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा करती है, उसके साथ साथ हेल्थ केयर के अंदर भी बहुत अहम किरदार अदा करती है, एंड पब्लिक हेल्थ, और उसके बाद जो सेहत आमा होती है उसके अंदर भी बहुत अहम किरदार अदा करती है ये बायोस्टैटिस्टिक्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपोनेंट्स टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस फॉर वेरियस फील्ड्स। अब देखें,
ये डील करती है यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपोनेंट्स। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम जानदारों को इस्तेमाल करते हैं या फिर जानदारों के जो अज़ा होते हैं, जो उनके कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स, ताकि हम मुफीद प्रोडक्ट्स या फिर मुफीद चीज़ें बना सकें और प्रोसेसेस या फिर अहम काम कर सकें फॉर वेरियस फील्ड्स, मुख्तलिफ शोबाजात के लिए, इंक्लूडिंग जिन शोबाजात के अंदर हम ऑर्गेनिज़म्स या फिर इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, वो ये शोबाजात हैं। हेल्थ केयर है, इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, जिसमें हेल्थ केयर शामिल है एग्रीकल्चर, ज़राअत एंड एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट, और उसके बाद जो माहौलियाती मैनेजमेंट है इसके अंदर भी हम बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स यूज़ बैक्टीरिया। अब जो बायोटेक्नोलॉजी के माहिर होते हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स, वो बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन बनाने के लिए, टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट्स, ऐसे मरीज़ों का इलाज करने के लिए जिनको शुगर हो, ठीक है, जिनको शुगर होती है उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो उसके लिए जो इंसुलिन है वो बनाई जाती है, और इंसुलिन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बनती है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 7th नंबर के ऊपर बायो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे बायो और इकोनॉमिक्स इन दोनों को मिला के पढ़ा जाता है। इकोनॉमिक्स कहते हैं वो साइंस जहाँ पे आप पैसे के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, मईशत के बारे में। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्राम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखें, यहाँ पे आप ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस नुक्ता नज़र से इसको आप स्टडी करते हैं? मुआशी नुक्ता नज़र से। जो पैसे हैं, जो पैसा है, उसकी वजह से आप इसको स्टडी करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं किस तरह से ये जो पैसे हैं उनके ऊपर किस तरह से असरअंदाज होगा, इनको पालना, या फिर इनको अगर हम पालें तो किस तरह से हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, या पैसे कैसे ज़्यादा बना सकते हैं। इन बायो इकोनॉमिक्स के अंदर साइंटिस्ट कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स। अब जो साइंसदान होते हैं वो मुख्तलिफ जो बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट होते हैं उनकी कीमत और उनका जो नफ़ा होता है उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, बायो इकोनॉमिक्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, मिसाल के तौर पे जो फसलें हैं उनकी नई वैरायटी जो है उसको अगर प्रोडक्ट किया जाए, उसको अगर बनाया जाए फसलों की नई वैरायटी को, तो इसके बारे में फिर साइंसदान स्टडी करते हैं कि कॉस्ट इसके ऊपर क्या आएगी और उसके बाद इसका जो प्रॉफिट है वो हमें कितना मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर गंदम की बात कर ली जाए तो हमारे जो देहाती इलाके होते हैं वहाँ पे जब गंदम उगाई जाती है तो वहाँ पे गंदम की जो बुवाई का सीज़न होता है, जब गंदम का बीज बोया जाता है, तो उस वक्त जो बीज होते हैं उनकी डिफरेंट वैरायटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। वो जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, जब वो बीज की डिफरेंट वैरायटीज़ तैयार की जाती हैं तो वहाँ पे यही चीज़ देखी जाती है कि बीज की वैरायटी बनाने में कीमत कितनी लगेगी, और अगर इस बीज को हम उगाएँ तो उसके बाद यहाँ से हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा, ठीक है। ये एक छोटी सी एग्जांपल है इसकी बायो इकोनॉमिक्स की, कि ये चीज़ें जब आप कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम नया कोई प्रोजेक्ट शुरू करें, नए जो बीज होते हैं ये बनाना, नए बीज बनाना, ये भी एक प्रोजेक्ट है बायोलॉजी का। तो अगर आप इन प्रोजेक्ट्स के लिए इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करें कि प्रोजेक्ट जो है इसको कंप्लीट करने में इतना पैसा लगेगा, और बाद में आप साथ में ये भी कैलकुलेट करें कि जो प्रोजेक्ट अगर ये कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हमें मुनाफा कितना मिलेगा, इस चीज़ को आप कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पे रिलेशन दिखाया हुआ है बायोलॉजी का बाकी साइंसेस के साथ, ठीक है। जो चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी है उसको उन्होंने डायग्राम की फॉर्म में दिखा दिया है, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो बायोलॉजी है वो सेंटर में लिखी हुई है, बाकी साइंसेस जो है वो साइड के ऊपर। अगर केमिस्ट्री के साथ इसका रिलेशन देखा जाए तो इसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद इकोनॉमिक्स के साथ इसका रिलेशन देखा जाए तो इसको हम कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स। उसके बाद अगर फिज़िक्स के साथ इसका रिलेशन देखा जाए तो इसको हम कहते हैं बायोफिज़िक्स। और उसके बाद अगर मैथ्स और कंप्यूटर के साथ इसका रिलेशन देखा जाए तो इसको हम कहते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। यहाँ पे मैथमेटिक्स और कंप्यूटर जो है इन दोनों के साथ इसका रिलेशन होता है। उसके बाद अगर ज्योग्राफी के साथ इसका रिलेशन देखा जाए, जोग्राफिया के साथ, देखें जो जोग्राफिया होता है, जियोग्राफी होती है, इसके अंदर आप ज़मीन की जो साख्त होती है इसके बारे में स्टडी करते हैं कि ज़मीन के ऊपर पहाड़ कहाँ पे हैं, दरिया कहाँ पे हैं, समंदर कहाँ पे हैं, या फिर कौन से इलाके में कौन से लोग रहते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आप स्टडी करते हैं ज्योग्राफी के अंदर। तो जब ज्योग्राफी को आप बायोलॉजी के साथ मिला के पढ़ते हैं तो इस चीज़ को आप कहते हैं बायो जियोग्राफी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स। अगर स्टैटिस्टिक्स के साथ रिलेशन देखा जाए बायोलॉजी का तो इसको आप कहते हैं बायो स्टैटिस्टिक्स। और उसके बाद जो आपके पास बायोटेक्नोलॉजी है इसके अंदर मैनी साइंसेज हैं, बहुत सारी जो साइंसेज हैं, बहुत सारी साइंसेज की टेक्नोलॉजी को जब आप इकट्ठा करके बायोलॉजी के साथ मिला के पढ़ते हैं तो इस चीज़ को फिर आप कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे बाकी अगर आप देखें तो बाकी सारे बॉक्सेस के अंदर सिर्फ एक एक साइंस लिखी हुई है। इधर फिज़िक्स है,
और इसके ऊपर केमिस्ट्री है, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स है। यहाँ पे जो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है, यहाँ पे आपके पास दो हैं, मैथ और कंप्यूटर। लेकिन जो बायोटेक्नोलॉजी है इसके साथ मैनी साइंसेज हैं, ठीक है, बहुत सारी साइंसेज। इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे ऐसे फील्ड्स हैं जो कि बायो के साथ जब आप मिला के पढ़ते हैं तो फिर इसको आप बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने ये देख लिया कि जो बायोलॉजी है इसका बाकी साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह बायोलॉजी के जो कैरियर्स हैं कि बायोलॉजी पढ़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, ये फिर हम अगले लेक्चर के अंदर इसको देखेंगे।